अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज चर्चित चेहरे क्रम में प्रस्तुत है दिल्ली तिहाड़ जेल की महानिरीक्षक किरण बेदी से भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता। पुलिस का नाम सुनकर एक विश्वास पैदा होता है और कभी पुलिस का नाम सुनकर आतंक पैदा होता है। उस तरह का आतंक मतलब भय, अपराधियों के लिए भय और गरीब भले भोले भाले लोगों के लिए विश्वास पैदा करने के लिए जैसे मां होती है, उसी तरह से अपने पूरे समाज में विश्वास पैदा करने का काम पुलिस अधिकारियों के बीच होता है। बड़ी खुशी की बात है कि भारत की पुलिस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी को दुनिया का मशहूर मेगासेसे पुरस्कार हाल ही में मिला। किरण बेदी का नाम दिल्ली में ही नहीं देश के हर कोने में जाना जाता है और ये खुशी की बात है कि आज श्रोताओं के बीच किरण बेदी आई हुई हैं। हम सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि पुलिस के बारे में, पुलिस अधिकारी के बारे में बचपन से जो उनकी क्या कल्पना थी। सबसे पहले इससे हम शुरू करते हैं। आलोक जी, आपने बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया कि पुलिस या विश्वास के लिए होती है या भय के लिए भी होती है। मुझे छोटे होते यही दोनों चीजें नजर आई थी। आपने वही इस्तेमाल किए शब्द जो शायद मेरे मन में एकदम नहीं आते, लेकिन यही भावना थी। छोटे होते मैं देखती थी कि अगर विश्वास है या सुरक्षा चाहिए तो पुलिस के पास जाते थे, लेकिन उसी से भय करते थे और उसी से हम डरते थे कि कहीं गलत ना कर दे, हो सकते कहीं अन्याय ना कर दे। तो यही न्याय और यही अन्याय एक ही सर्विस से मुझको आकर्षित किया था। तो इसका मतलब है कि ये वही सर्विस है जो विश्वास पैदा करती है और न्याय भी देती है और तुरंत न्याय देती है, और ना देते हुए यही तुरंत अन्याय भी करती है। तो मेरे मन में ये आया, मैं क्यों नहीं उस सर्विस में जाऊं जहां मुझे अधिकार हो तुरंत न्याय का, तुरंत विश्वास पैदा करने का। इसी चीज ने मुझे आकर्षित किया क्योंकि मैंने दोनों पहलू भी एज अ विद्यार्थी, एक विद्यार्थी होते हुए देखे थे इसके। बचपन में कोई किसी पुलिस अधिकारी की छाप आपके दिमाग पर पड़ी? नहीं, छाप नहीं पड़ी, उनकी गलतियों का असर हुआ। मैं जब छोटे होते उनकी गलतियां देखती थी, उसका हुआ कि देखिए इनके पास विश्वास का अधिकार है और अविश्वास पैदा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, अगर ये सही काम करते तो कितने ही तो पूजनीय होते। मेरे मन में ये छाप छुट रही थी कि इनके पास तो अधिकार है सुधार का। लेकिन आप ये देखें कि आप छात्र जीवन में, जैसा आपके बारे में सब जानते हैं, हम लोगों को भी जो पता है कि आप एक खिलाड़ी रही, टेनिस का आपको शौक था। तो खिलाड़ी होने के साथ साथ खिलाड़ी होकर के आप कहीं और दूसरी सेवाओं में जा सकती थी। वकील भी बन सकती थी न्याय दिलाने के लिए, डॉक्टर भी बन सकती थी गरीबों की सहायता करने के लिए। तो आपने ये क्यों सोचा कि आप पुलिस बन करके समाज में सचमुच में न्याय दिलवा पाएंगी? ये एक ऐसी सर्विस है जिसके पास शक्ति है, अधिकार है, पावर टू सर्व, पावर टू करेक्ट, पावर टू हील। इसके पास वो शक्ति है ये सब चीजें करने की। डॉक्टर के पास भी शक्ति है, लेकिन ये कानूनी शक्ति है। सो कानूनी शक्ति से रिजल्ट बहुत फास्टर होता है, इसलिए मुझे इसने ज्यादा आकर्षित किया। और दूसरी चीज मेरे में नेचुरली आ गई थी कि जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैं नेशनल कैडेट कोर की स्टूडेंट बन चुकी थी। मुझे एनसीसी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे एनसीसी की वर्दी मुझे सबसे अच्छी लगती थी। तो मेरे पास दो ही वर्दियां थी विद्यार्थी जीवन में, या खेलों की वर्दी या नेशनल कैडेट एनसीसी की वर्दी। तो मुझे खाकी वर्दी से भी बहुत प्यार हो गया था। और मैंने ये देखा कि जब इंसान खाकी वर्दी पहन लेता है तो जो रिजल्ट, जितने जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलते हैं और किसी चीज में नहीं मिलते। खेल के साथ आपको पढ़ाई करने के लिए इतना समय मिल जाता था? मैंने एनसीसी और खेल, इसमें इतना समय निकलता है। जैसे आजकल बच्चों पर जो बोझ है, आप खुद भी महसूस करती होंगी कि बच्चों पर बोझ होता है किताबों का, और साथ में यदि दूसरी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। आपने दोनों के बीच में कैसे समन्वय किया? ये जीवन ऐसा है, विद्यार्थी जीवन, अगर सही समय का इस्तेमाल किया जाए तो इन तीनों चीजों के लिए समय मिलता है, लेकिन फिर इसके बाद चौथी चीज के लिए समय नहीं है। मैंने एक भी क्षण जाया नहीं किया। यहाँ मैंने उसको खेलने में, टेनिस सही खेलने में इस्तेमाल किया, कॉम्पिटिशन्स में इस्तेमाल किया। कॉलेज का समय मैंने पढ़ाई में, डेक्लेमेशंस में, ड्रामेटिक्स में, लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया। और उसी में टेनिस, जब पीरियड फ्री होना तो मैंने टेनिस का 40 मिनट टेनिस खेल लेना, फिर घर आना, पढ़ाई करना।
मेरे पास इसके बाद कोई चौथी चीज नहीं थी। मैं अभी भी महसूस करती हूँ कि अगर विद्यार्थी अपना सही समय इस्तेमाल करेगा विद्यार्थी जीवन में, तो वह तीनों चीजें कर सकता है। मैं दावे से कहती हूँ। ये एक गलत फीलिंग है कि हम लोग, क्योंकि पुस्तकें बहुत बढ़ गई हैं, पढ़ाई बहुत बढ़ गई है, तो हम खेलों में भाग नहीं ले सकते। अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे समय का और पारिवारिक सपोर्ट पूरी होगी, माँ और बाप पूरा सहयोग देंगे, स्कूल कॉलेज सहयोग देंगे, तो मैं नहीं समझती ये तीनों चीजें असंभव है। ये पूरी संभव है। लेकिन महिला होने के नाते क्या आपको कभी महसूस हुआ, आज से 25 वर्ष पहले जो परिस्थितियां थी, अब तो धीरे धीरे बदल भी रही हैं, कि महिलाओं को आगे आने के लिए कई रुकावटें होती हैं समाज में? यदि आप अधिक समय स्कूल कॉलेज में लगाएंगे तब 50 तरह की बात परिवार में कही जाती है। कई कठिनाइयां आपको आई होंगी। किस तरह की कठिनाइयों का आपको झेलना पड़ा? इसीलिए मैंने जब लफ्ज इस्तेमाल किया ना, पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, माँ क्या सोचती है, बाप क्या सोचता है, उसके बाद और क्या सोचते हैं, बच्चे को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर माँ और बाप सोचते हैं कि इस मेरे बच्चे को, लड़की है या लड़का, इसको जिंदगी में अपनी जिंदगी को संभालने के लायक होना है, तो फिर तीसरे चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में भी जो मेरी माँ और बाप सोचते थे, मुझे वही असर करता था। मेरा पड़ोसी क्या कहता है, मुझे रास्ते में, स्कूल में कोई कहता है, कोई छेड़ता है, या कोई क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है, या मेरी नानी या दादी क्या कहती, मुझे कोई असर नहीं करता था। अगर मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि तुमको अपने जीवन में अपने पाँव पे खड़े होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है और अपने जीवन को बांटना है, तो आई थिंक अगर विद्यार्थी जीवन में अगर माँ बाप ऐसे मिल जाएं जो ऐसे सोचते हैं, तो फिर तीसरी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है कि आपको इतना मौका मिला, इतना विश्वास मिला। लेकिन जब आप सरकारी सेवा में आ गई, जब पुलिस की अधिकारी बनी, तब नियंत्रण मैं समझता हूँ कि शुरू हुए होंगे, क्योंकि तब सीमाएं शुरू होती हैं। ऊपर के अफसर, साथ के सहयोगी, समाज के अपराधी, हर तरह के लोगों से आपको मुकाबला करना होता है। हर तरह के प्रहार आप पर होते हैं, हर तरह की चुनौती सामने होती है। तब जब आप सेवा में आई 1972-73 में, तब, और सबसे पहले चूंकि आपको दिल्ली में ही काम करने का अवसर भी मिला, तो किस तरह की कठिनाई आपके सामने आई? कोई कठिनाई नहीं आती। अगर मैं ये कहूँ कितना साधारण जवाब है, लेकिन वाकई में ये कठिनाइयां नहीं है, ये जीवन है। अगर हमने विद्यार्थी जीवन को में अपने चरित्र को, अपने पर्सनैलिटी को अनुशासित बना लिया और उसमें हमने कठिनाइयां झेल ली और थोड़े में खूब करना सीखा। ये नहीं बहुत धन है तो सब कुछ मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, किताबें भी आसानी से मिल गई, अच्छे से अच्छे कपड़े भी मिल गए, जेब खर्च भी मिल गया, तो वो कोई, हम लोग अपने आप को कठिनाई से नहीं पैदा कर रहे। इसलिए आने वाली कठिनाइयों के लिए हम तैयार नहीं है। जानकर थोड़े में रहना, जानकर कठिनाई झेलनी। फर्स्ट क्लास में जा सकता है बच्चा, लेकिन जाए थर्ड क्लास में तो वो कठिनाई झेल रहा है, वो कठिनाई झेलनी सीख रहा है, तो उसके बाद वो जीवन के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके बाद चुनौती होती है, कठिनाई नहीं होती है। तो चुनौती के लिए वही शुरू से तैयार हो जाता है। मेरे लिए ये कठिनाइयां नहीं थी, मेरे लिए जीवन की चुनौतियां रही। जीवन का नाम ही संघर्ष, जीवन का नाम ही चुनौती है। कौन सा जीवन है जो बिना चुनौतियों के होता है? कौन से जीवन में हम लोग सोचते हैं कि बहुत उपलब्धि होती है और चुनौती के बिना हो जाए? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो कहना कि वो कठिनाइयां हैं या हम इसके लिए कैसे तैयार करें, इसका मतलब हमने तैयारी नहीं की विद्यार्थी जीवन में। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में, जो राजधानी होने के कारण, यहाँ हर तरह के दबाव होते हैं, प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, तो उसमें काम करने में आपको कैसे महसूस हुआ? मतलब कहीं एक तरफ तो एक, जैसे कहते हैं कि महिला होने के नाते लोगों के प्रति उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें, उन्हें न्याय मिल सकें, वो एक चिंता, एक दर्द आपके मन में रहा होगा उसी तरह से। लेकिन उस दर्द को दूर करने के लिए जो कठोरता की आवश्यकता होती है, शायद इसीलिए आपको एक जमाने में किरण बेदी के बजाय क्रेन बेदी लोग कहने लगे थे कि भाई वो बहुत ही कड़े अनुशासन का इस्तेमाल करती हैं और अपने सहयोगियों से भी वही चाहती हैं। तो उसके बीच में ये जो विरोधाभास है, एक तरफ भय, एक आतंक, एक डर आप पैदा करना चाहती हैं, दूसरी तरफ आपके मन में लोगों के प्रति दया या कोमलता जो होनी चाहिए वो रही है। सो उसके बीच कैसे आप तालमेल करती हैं? इसका जवाब वही है, अगर आत्मविश्वास है आप में और अनुशासित रहे हैं, आप फिर किसी चीज से घबराते नहीं हैं। आप सही चीज में सही चीज को लागू करते हैं। अगर आत्मविश्वास है, करे कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन को संभाल सकती हूँ, मैं वही करूंगी जो कानून की धारा के अधीन है, तो फिर घबराते नहीं आप। चाहे किसी की कोई भी चुनौती आ जाए, आप तो आप वही कहेंगे, वही करने की कोशिश करेंगे जो उचित है, जो कानून की धारा में मैंने वही करने की कोशिश की। इसीलिए
उतार चढ़ाव आए, लेकिन सब निकलते गए। तूफान आया, तूफान निकल गया। तूफान को झेलने की क्षमता निकल रही, क्योंकि आत्मविश्वास था। क्या हो जाएगा, 2 रोटी ही तो चाहिए। क्या ये मेरा जो जीवन है, ये मेरी जो सर्विस है, क्या ये मेरा जीवन का अंत है? क्या ये अंत नहीं है, ये तो केवल एक माध्यम है। ये जीवन का एक माध्यम है, तो मेरा माध्यम अंत थोड़ी हो जाएगा। क्या मैं 2 रोटी नहीं कमा सकूंगी अगर मेरी किसी तरीके से मेरी नौकरी चली गई? तो इसलिए मैंने पढ़ाई भी ज्यादा की, इसलिए मैंने लॉ की डिग्री भी की, इसलिए मैंने पीएचडी भी की, ताकि मेरे दूसरे रास्ते खुले रहें। किसी वजह से अगर मेरी सर्विस किसी चुनौती से चली गई या मैंने छोड़ दी, तो मेरे दूसरे रास्ते खुले रहेंगे। मैंने दूसरे रास्ते जान के खोले इन चुनौतियों को ज्यादा सामना करने के लिए। लेकिन आप देखें, समाज में पुलिस आपका जिस तरह रोल रहा, समाज में इन दिनों लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। जो जिस तरह से विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। हाँ। और पिछले 25, 30, 40 वर्षों में जिस तरह से देश की प्रगति हुई है, साथ साथ जो कम होना चाहिए उसके बजाय अपराध और समाज में बढ़ता जा रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है कि इसको नियंत्रण करने के लिए हमारी पुलिस मिशनरी कमजोर है, या समाज में दूसरे कारण हैं, या राजनीतिक कारण है? क्या कारण है? इनके कारण साधारण है, जो कि हमारे नेशनल पुलिस कमीशन ने 2 रिकमेंडेशंस जो हमारे सिस्टम्स को, हमारी सारी प्रणाली को सुधारने के लिए सुझाव दिए हैं, और वो भारत सरकार के सामने है। एक कि नेशनल पुलिस कमीशन ने एक सजेशन दिया कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है या कमिश्नर पुलिस है, उसकी नियुक्ति समय, निर्धारित समय के लिए होनी चाहिए। वो उसको पता होना चाहिए वो कितने साल के लिए नियुक्त है। 4 साल उन्होंने सजेस्ट किया है कि किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी को आगे चलाने के लिए नियुक्त निर्धारित समय होना चाहिए। उन्होंने 4 साल रिकमेंड किया। दूसरा उन्होंने रिकमेंड किया कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिसमें होम मिनिस्टर एक उसका अंग हो सिक्योरिटी कमीशन का, उसमें सिटिंग हाई कोर्ट जज हो, और उसमें माननीय नागरिक हो, एमिनेंट सिटीजन हो, वे नियुक्ति करें पुलिस कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल की। उसके बाद 4 साल उसकी नियुक्ति रहेगी। ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की जाए, इसमें कोई आर्थिक बात नहीं है, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट की जाए तो हमारी पुलिस सिस्टम में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में आजकल के सिस्टम में ये तय नहीं है कि कितनी देर ये डायरेक्टर जनरल पुलिस रहेगा या पुलिस कमिश्नर रहेगा। दूसरे दिन घबरा जाता है कि कहीं मैं चला तो नहीं जा रहा, तो इसलिए उसको अपनी कुर्सी की घबराहट रहती, काम क्या करेगा वो। दूसरी प्रणाली जो उन्होंने नेशनल पुलिस कमीशन ने रिकमेंड की है, वह की है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। उन्होंने कहा है कि ये जो डुअल सिस्टम चलता है, डुअल सिस्टम जिसमें कि दोहरी प्रणाली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वे सही नहीं है। ये पुरानी प्रणाली थी जो कि अंग्रेजों के समय सूट करती थी। अब हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये पुरानी हो गई है, ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। अब प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि एकारी डेलीगेशन नहीं, डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, एक प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरा पुलिस मामले में ट्रेंड है, देयर शुड बी अ पुलिस कमिश्नर सिस्टम, और उसके आधार पर ये सिस्टम चलाने से उसको अकाउंटेबल बनाओ। नहीं काम करता है, बेईमान है, फेवरेटिज्म करता है, तो उसको निकाल दिया जाओ। उसको रखा ही क्यों जाए डिपार्टमेंट में, वो फिट नहीं है, उसके पुलिस डिपार्टमेंट उसके हैंड में सेफ नहीं है। लेकिन एकारी प्रणाली लाओ विच इज कॉल्ड द पुलिस कमिश्नर सिस्टम। अगर ये 2 चीजें हम ले आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आलोक जी कि हमारे पुलिस सिस्टम को फिर कोई गलत थोपे नहीं जाएंगे बातें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या मानती हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? कितना समय आप प्रशासन पर देती हैं, कितना लोगों को समझने में देती हैं, कितना अपराधियों से निपटने में देती हैं, और कितना अपने जो साथ में सहयोगी हैं उनके दुख दर्द के बारे में सोचती हैं? 8 घंटे का काम नहीं है पुलिस का काम। पुलिस का काम 16 घंटे का है मिनिमम। जागने से लेकर जब तक आप सोने जा सकते हो, ये वह डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट 24 घंटे चलता है। ये डिपार्टमेंट क्लोज नहीं होता है कि अब संडे हो गया तो बंद, रात हो गया तो बंद। ये डिपार्टमेंट 24 घंटे का है। लेकिन एक आम ऑफिसर जिसकी जिम्मेवारी ज्यादा हो, कम से कम ये 16 घंटे लेता है। उसकी सारी एनर्जी 16 घंटे लेती है, और ये मेरी भी 16 घंटे लेती है। और 1982 एशियन गेम्स में तो ये 19 घंटे लेती थी। वही 4-5 घंटे बचते थे जो मैं और नहीं कर सकती थी। थक के मुझे जो जैसे जवाब दे जाता है ना इंसान का जिस्म, वो जवाब दे देता था, तो 5 घंटे तो उसने थक के सोना ही सोना है।
लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम लेता है आपसे। ये ऐसी सर्विस है जो आप कभी नहीं कह सकते अब मैं थक गई, अब मैं सो गई। आपको जरूरतमंद की केस आया है, आपको उसको अटेंड करना ही होगा। सो डिपार्टमेंट तो 24 घंटे चलता है, लेकिन एक इंसान, एक ऑफिसर जो अपने काम के बिल्कुल करीब रहना चाहता है, उसको तो वो 16 घंटे लेता है। और सिर्फ उसको नहीं, उसके ही 16 घंटे नहीं लेता है ये पुलिस डिपार्टमेंट, सारे परिवार के 16-16 घंटे लेता है, क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर सकता। अगर वो माँ बाप है तो वो भी उसमें लग जाते हैं, बच्चे हैं तो भी लग जाते हैं, अगर औरत है तो उसका पति भी बीच में लगता है, उसका समय भी लगता है, और अगर पति है तो पत्नी का समय भी बीच में जाता है। कोई रोक देते हैं समय, कोई खुशी से देते हैं। जिसका परिवार खुशी से समय देता है उसका काम बहुत बेहतर हो जाता है, जिसका परिवार दुखी होकर देता है वो फिर खुद भी दुखी रहता है, इसलिए दुखी की सर्विस देता है। ये तो परिवार के वातावरण पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि आपका परिवार क्या महसूस करता है जब आप इतना समय देती हैं, आपके पति, आपके बच्चे उस तरह से इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी होती है? समय अपना खुशी से देते हैं, वो त्याग से देते हैं, और उन्हीं की त्याग, उनके समय ज्यादा देने की वजह से ही मैं बेफिक्र होकर घर से बाहर 16-16 घंटे काम कर पाई। और मैंने जैसे आपको कहा 19 घंटे एशियन गेम्स में मैं कर पाई, क्योंकि मुझे पारिवारिक सपोर्ट बहुत भगवान की दया से मिली, और वो पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वो सफल नहीं हो सकता। आप कई पदों पर रही हैं, आपको सबसे अधिक संतोष किस जगह रह करके, किस दायित्व को संभालते हुए रहा? आप मिजोरम में भी रही, दिल्ली में भी कई स्थानों पर रही, अब तिहाड़ जेल में आप एक सुधार का एक आपने अभियान चलाया हुआ है। आपको सबसे अधिक खुशी किस काम में होती है? अब इस वक्त के काम में मुझे सबसे ज्यादा अधिक खुशी मिली है, क्योंकि इसमें 9000 जो तिहाड़ आश्रम के बंदी भाई हैं, बहनें हैं, भाई हैं, 9000 की जिंदगियों में अंतर आ रहा है। वो एक बुनियादी अंतर है जो जिंदगी भर हो सकता है उनके साथ रहे। मैं समझती हूँ ये एक परमानेंट चेंजेस है। ट्रैफिक में जो मैंने काम किया, बहुत मिला काम करने को, लेकिन वो सब आज किया, कल फिर वही करो, परसों फिर। लेकिन जो आज हम तिहाड़ जेल आश्रम में कर रहे हैं, ये बुनियादी चेंजेस लाएगा। मुझे इससे बहुत जबरदस्त संतोष मिला। जो खुखार अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, जो जेल में आते हैं, उनके साथ आपको डर नहीं लगता कभी? उनके साथ काम करने या उनको सुधार करने का जो प्रयास आप करती हैं, तो चूंकि उनकी प्रतिक्रिया दूसरे सामान्य अपराधियों की तरह नहीं होती। अजीब सी बात यह है कि खूनखारी बाहर करके आते हैं, जब वो जेल आश्रम में आते हैं तो उनमें भी मानवता झलकती है। सिर्फ निकलवाने की बात है, उनमें मानवता उभरवाने की बात है कि निकालो अपनी मानवता। कहाँ गई वो मानवता? और जिस तरीके से वे निकालते हैं, खुद ही पछताते हैं कि हमने ये काम क्यों किया। अपराधी जो है जन्मजात नहीं होता, ये तो माना जाता है। हाँ। लेकिन जब वो जेल पहुंचता है तब तक वो इतना अपराध कर चुका होता है कि उसके, जिसको कहते हैं कि खून में काफी हद तक घुल मिल जाता है और अपराध करने की मानसिकता उसकी दूर नहीं होती। हाँ। तो आपको लगता है कि जेल में आदमी सुधर जाता है? सुधर सकता है, अगर कहीं सुधर सकता है तो वहां उसकी शुरुआत हो सकती है, शर्तिया शुरुआत हो सकती है, और बहुत लंबे अच्छे बदलाव उसमें आ सकते हैं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, हमारे पास प्रोग्राम्स हों, तो वो बिल्कुल सुधर सकता है। ये नहीं कोई गारंटी कर सकता कि सब सुधर सकते हैं, ये कोई नहीं गारंटी कर सकता 100% सुधर सकते हैं। यही कोई कह सकता है कि एक नई दिशा, शांति की दिशा, सुधार की दिशा दी जा सकती है। आप किस तरह से सुधार करने का प्रयास कर रही हैं, कुछ विस्तार से बताएंगी? सबसे ज्यादा तो शिक्षा से, शिक्षा के माध्यम से सुधार। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो 100% सुधार ला सकती है। सही शिक्षा, सही धर्म, दो चीजें हमारी 100% इनको अंदर मिल रही हैं। वह है सही शिक्षा और सही मानवता। सुबह 8:30 से 10:30 स्कूल लगता है तिहाड़ में, और उसके बाद शाम को 5:30 से 7 बजे तक सर्व धर्म सत्संग धर्म सभा होती है। उसमें ये मानवता सीखते हैं, एक दूसरे के धर्म की तरफ इज्जत सीखते हैं, लेकिन ये मानवता सीखते हैं। धर्म से असली चीज सीखने वाली चीज है वो मानवता। जब मानवता सीख ली तो अपराध भाग जाता है, क्योंकि मानव आदमी जो मानवता में विश्वास करता है वो खूनखार नहीं हो सकता दोबारा, वो दूसरे मानव की जीवन नहीं ले सकता कभी। तो हम लोग शाम को इनको रोज मानवता सिखाते हैं, बल्कि ये खुद दूसरों को सिखाते हैं। हमारा सर्व धर्म लगता है जिसमें 2,500 हजार लोग हर आश्रम जेल के इकट्ठे बैठ के कथा करते हैं, एक दूसरे को सही शिक्षा देते हैं। किरण जी, जैसे अस्पतालों में कई बार डॉक्टर को वो कीटाणु लग जाते हैं या वैसे रोग लग जाते हैं जो रोगियों को हैं,
और जेल में जो आदमी होता है, जो अपराधी होते हैं, ऐसा माना जाता है कि कई बार जेल में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं या पुलिस के जो दूसरे अधिकारी जो जेल के बाहर भी जो काम करते हैं, वो चूंकि अपराधियों से साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, जैसे आपने कहा कि 18 घंटे जीवन के उनके साथ अपराधियों के बीच में उनको बिताना होता है, उन पर भी वे खुद धीरे धीरे उस तरह से खुखार होने लगते हैं या उनमें भी अपराध की भावना आने लगती है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब पुलिस कर्मचारी ही जातीय अपराध करते हुए पाए गए हैं। तो आपका इसका क्या इलाज है कि वो रोग जो अपराधियों में रहा है वह रोग पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को न लगे? जिस तरीके से हम आज इस वक्त तिहाड़ जेल आश्रम में काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, सर्वधर्म का, योग का, प्रार्थना का, इसका तो पॉजिटिव इफेक्ट स्टाफ पर भी हो रहा है। वे भी प्रार्थना करते हैं, वे पढ़वाते हैं, वो सत्संग सुनते हैं, सब करते हैं। सारा वातावरण ने उनमें भी अंतर ला दिया। तो अंदर का वातावरण तो जेल का अब खूंखार रहा ही नहीं है। वो तो हो गया शिक्षा का, वो तो विद्यालय है, सुबह सुबह विद्यालय है, शाम को आश्रम है। तो वे तो उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अब अंग बन चुके हैं। वो प्रार्थना खुद करा रहे हैं, तो खूनखार वो कैसे रहे? वो खुद गलती नहीं अब कर सकते, क्योंकि उसी वातावरण में वो खुद अपराध कैसे करेंगे? उनमें अपने में बहुत फर्क है। एजुकेशन से आज तिहाड़ के स्टाफ वाले खुद डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। स्टाफ वाले जो 8 जमात पढ़े थे खुद 10th क्लास पास करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल ओपन स्कूल से। तो देखिए उनमें कितना वातावरण में फर्क आया। लेकिन क्या यह अस्थायी है? चूंकि आप अभी गई हैं, आप सुधार का एक प्रक्रिया आपने शुरू की, इस तरह के काम स्थायी रूप से होते रहें, जेल में हो या जेल के बाहर जो पुलिस की चौकियां हैं, पुलिस के थाने हैं, वहां पर पुलिस कर्मचारी उस ढंग से प्रशिक्षित हो या उसको उस तरह की शिक्षा मिले, तो इस बारे में क्या हमारे यहाँ सुनियोजित प्रयास हो रहा है? मैं तो तिहाड़ जेल आश्रम की इस वक्त बात कर सकती हूँ। प्रयास हो रहा है क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो शिक्षा की प्रणाली है अब वो तिहाड़ स्कूल कहलाएगी, एक तरह का सरकारी स्कूल बन जाएंगे। इसका मतलब है कि जो भी अपराधी अंदर आया है, अपराध करा या वैसे आ गया, अपराधी के वजह से आया, अपराध की वजह से आया, वो अब तिहाड़ स्कूल में पढ़ेगा। जब वो जाएगा तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर जाएगा और वो बाहर के सरकारी स्कूल में तुरंत दाखिला ले सकता है। तो ये अब जो हमने काम शुरू किए थे अब स्थायी रूप पर इंस्टीट्यूशनलाइज होने की तरफ जा रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग आ रही, जो तिहाड़ आश्रम में किया गया है किसी डिपार्टमेंट में संभव है। सिर्फ ये टीम वर्क की जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है, स्ट्रैटेजी की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है और पब्लिक के भागीदारी की जरूरत है, पब्लिक के सहयोग से और सिस्टम को खोल देने की जरूरत है। ये छुप के बातें नहीं होती हैं, ईमानदारी से होती है। अगर बेईमानी होगी तो बंद रहेंगे डिपार्टमेंट, ईमानदारी होगी सिस्टम्स खुल जाएंगे। खुलने से पब्लिक की सहयोग भी आएगा, विजिलेंस खुली हो जाएगी, बेईमानी बहुत गिरेगी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये किसी डिपार्टमेंट भी संभव है जो हम लोगों ने तिहाड़ में किया है। पुलिस डिपार्टमेंट में तो 100% संभव है। पुलिस डिपार्टमेंट में सीक्रेट बात वही है जो कि इंटेलिजेंस से काम तो करती है, बाकी चीज कोई सीक्रेट नहीं है। हम अननेसेसरली उसको सीक्रेट बना दें तो हम अपनी कमियां छिपाने के लिए उनको सीक्रेट बनाते हैं, ऐसी कोई बात बड़ी नहीं है। शिक्षा के साथ शायद समाज में आवश्यक है कि मनोरंजन भी हो। आप पुलिस अधिकारी के कारण मैं व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं कि मनोरंजन के लिए आप कितना समय देती हैं? टेलीविजन देखती हैं, नाटक देखती हैं या म्यूजिक सुनती हैं? क्या आपका शौक है? जब काम आपको सुख देता है, काम आपको खुशी देता है, उसी में ही मनोरंजन होता है। आपको और एक्स्ट्रा मनोरंजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि मेरा काम जब मुझे खुशी देता है ना, वो मेरी सारी थकान दूर करता है। जब मैं अशिक्षित को शिक्षित होते देखती हूँ, जब इन्हीं अपराधियों को सही बात करती सुनती हूँ, जब एक मुसलमान भाई गीता की अच्छी बात करता है या हिंदू भाई कुरान की अच्छी बात जब पढ़ता है, तो मैं ये देखती हूँ, मुझे ये बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये एक दूसरे के धर्म को अब सम्मान देने लगते हैं, एक इज्जत देने लगते हैं। ये सही शिक्षा है हमारे देश की। जब मुझे ये मिलती है, मुझे उसके बाद और कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी देती है। लेकिन मुझे टेलीविजन बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जब मैं घर आती हूँ तो जितना समय होता है साथ में टेलीविजन भी लगा होता है, घर में परिवार के लोग भी इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, कुछ मैं पढ़ती भी होती हूँ, कुछ म्यूजिक भी चलता है, तो उसी से सब थकान भाग जाती है। यही मनोरंजन है। किस तरह की किताबें आप पढ़ती हैं? साहित्य पढ़ती हैं या पुलिस से संबंधित किताबें पढ़ती हैं या क्राइम थ्रिलर उस तरह की किताबें पढ़ती हैं? एक चीज मैं नहीं पढ़ती, वो है क्राइम थ्रिलर। क्राइम मुझे थ्रिल नहीं करता है। मैं कभी क्राइम थ्रिलर आज तक नहीं पढ़ा है।
तो मैंने असलियत इतनी देखी है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं धर्म की किताब जरूर पढ़ती हूँ, मैनेजमेंट की पढ़ती हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन बहुत पढ़ती हूँ, उसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है। देश के बड़े महापुरुषों के बारे में आप किसके बारे में आप आदर्श मानती हैं? मैं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानती हूँ। समाज सुधार की दृष्टि से और समाज में बदलाव की दृष्टि से? समाज में त्याग की दृष्टि से। वो त्याग की एक मूर्ति थे, उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा था। वे एक बहुत अमीर बैरिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अमीर बैरिस्टर से हटके एक फकीर बने और अपने हमारे देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा। मेरे लिए तो वो एक त्याग की मूर्ति है। और राइट मीन्स सही, राइट मीन्स टू द राइट एंड की मूर्ति है। उन्होंने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया कहीं किसी गोल को अचीव करने के लिए, उन्होंने बहुत त्यागा सही गोल के लिए। मैं दो चीजों में उन्हीं से प्रेरणा लेती हूँ। सही लक्ष्य की बात आपने कही, तो आपका लक्ष्य क्या है? महात्मा गांधी के कदमों पर चलने का। आप जो अभियान चला रही हैं, अपराधी सचमुच में सुधर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप अखिल भारतीय कार्यक्रम में चर्चित चेहरे क्रम में दिल्ली तिहाड़ जेल की महानिरीक्षक किरण बेदी से भेंट वार्ता सुन रहे थे। इनसे बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक मेहता। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से प्रसारित किया गया। अखिल भारतीय कार्यक्रम